फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और उद्देश्य। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे कंपनी डेज़ इंडिस ओरिएंटलिस के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 1664 में लुई चौदहवें यानी लुई द 14th के वित्त मंत्री जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट द्वारा की गई थी। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश और डच ईस्ट इंडिया कंपनियों की बढ़ती हुई शक्ति का मुकाबला करना और पूर्वी गोलार्ध में फ्रांस के व्यापारिक और औपनिवेशिक हितों को बढ़ाना था। अन्य यूरोपीय कंपनियों के विपरीत ये एक सरकारी कंपनी थी जिसका सीधा नियंत्रण फ्रांसीसी राजा के पास था। इसका अर्थ ये था कि कंपनी को आर्थिक और राजनीतिक निर्णय लेने के लिए पेरिस से अनुमति लेनी पड़ती थी, जो बाद में इसके पतन का एक प्रमुख कारण भी बना। भारत में प्रारंभिक गतिविधियां और प्रमुख केंद्र। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में स्थापित की गई थी। इसके बाद 1669 में मसूलीपट्टनम में एक और फैक्ट्री खोली गई। कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र पांडिचेरी यानी पुडुचेरी था, जिसे 1674 में फ्रांसवा मार्टिन ने स्थापित किया था। पांडिचेरी जल्द ही भारत में फ्रांसीसी शक्ति का गढ़ बन गया। इसके अलावा उन्होंने बंगाल में चंद्रनगर और दक्षिण भारत में माहे और कराईकल जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। शुरुआत में फ्रांसीसी कंपनी ने स्थानीय भारतीय शासकों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए और अपनी व्यापारिक चौकियों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन डुप्ले के 1742 में गवर्नर बनने के बाद कंपनी की नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। डुप्ले ने व्यापार के बजाय भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई। उसने भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में दखल देना शुरू किया और अपनी सेना को किराए पर देना शुरू कर दिया, जिससे उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ब्रिटिशों के साथ सीधे टकराव का कारण बनी। कर्नाटक युद्ध 1746 से 1763। फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनियों के बीच का संघर्ष मुख्य रूप से कर्नाटक युद्धों के रूप में सामने आया। ये युद्ध यूरोपीय घटनाओं, विशेषकर ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध और सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748। ये युद्ध यूरोप में चल रहे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने ब्रिटिशों से मद्रास पर कब्जा कर लिया। सेंट थॉमे के युद्ध में फ्रांसीसी सेना ने कर्नाटक के नवाब की विशाल सेना को पराजित किया, जिससे फ्रांसीसी सैन्य शक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध हुई। ये युद्ध 1748 की एक्स-ला-शापेल की संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसके तहत मद्रास को ब्रिटिशों को वापस लौटा दिया गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। ये युद्ध भारत में ही स्थानीय विवादों के कारण हुआ। हैदराबाद और कर्नाटक के सिंहासन के लिए हुए उत्तराधिकार के संघर्ष में फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब का समर्थन किया, जबकि ब्रिटिशों ने नासिर जंग और मोहम्मद अली का समर्थन किया। प्रारंभ में फ्रांसीसी सफल रहे, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के आरकॉट पर अचानक हमले ने युद्ध का रुख मोड़ दिया। इस युद्ध का अंत पांडिचेरी की संधि से हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों को भारी नुकसान हुआ और डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 1763। ये युद्ध यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक हिस्सा था। इस युद्ध का निर्णायक मोड़ 1760 में हुआ, जब ब्रिटिश सेनापति सर आयरकूट ने वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली को निर्णायक रूप से हरा दिया। इस हार ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति को लगभग समाप्त कर दिया। ये युद्ध पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसके तहत फ्रांसीसियों को पांडिचेरी और कुछ अन्य व्यापारिक चौकियां वापस मिली, लेकिन वे अब केवल व्यापारिक गतिविधियां ही कर सकते थे और किलेबंदी नहीं कर सकते थे। कंपनी के पतन के कारण। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में पतन के कई कारण थे। कंपनी का स्वरूप। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी व्यापारिक कंपनी थी जो तेजी से निर्णय ले सकती थी। इसके विपरीत फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, जिसे हर निर्णय के लिए फ्रांसीसी सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे कार्यक्षमता प्रभावित हुई। आर्थिक संकट। फ्रांसीसी कंपनी को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा, जबकि ब्रिटिश कंपनी को बंगाल जैसे समृद्ध क्षेत्रों से राजस्व प्राप्त होता था। फ्रांसीसी कंपनी के पास सैन्य अभियानों के लिए पर्याप्त धन नहीं था। समुद्री शक्ति। ब्रिटिश नौसेना फ्रांसीसी नौसेना की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ब्रिटिशों ने समुद्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जिससे फ्रांसीसियों के लिए भारत में रसद और सैन्य सहायता प्राप्त करना मुश्किल हो गया था। योग्य नेतृत्व का अभाव। डुप्ले के वापस बुलाए जाने के बाद फ्रांसीसी कंपनी के पास कोई भी ऐसा योग्य नेतृत्व नहीं था जो ब्रिटिश अधिकारियों का मुकाबला कर सके। काउंट डी लाली जैसे सेनापतियों की रणनीतिक भूलों ने भी हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप में युद्ध।
यूरोप में फ्रांस का कई देशों से युद्ध चल रहा था, जिसके कारण वो भारत में अपनी सेनाओं और संसाधनों पर अधिक ध्यान नहीं दे सका। भारत पर प्रभाव। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रभाव सीमित था, लेकिन इसने कई महत्वपूर्ण सबक दिए। कर्नाटक युद्धों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के बीच वर्चस्व के लिए केवल व्यापार नहीं, बल्कि सैन्य और राजनीतिक शक्ति भी महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी कंपनी की हार ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। इस हार के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कोई बड़ा यूरोपीय प्रतिद्वंदी नहीं बचा और उसने धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। फ्रांसीसी कंपनी के पतन के बाद भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार में तेजी आई और भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया।